नाज़रीन, अगर हम ईरान और अमेरिका की बात करें तो दोनों के नेशनल इंटरेस्ट में यह है और दोनों की इस वक्त वो ये चाहते हैं कि एमओयू को आगे बढ़ाया जाए। ईरान इसलिए एमओयू को आगे बढ़ाना चाहता है कि यह ईरान के लिए बहुत बड़ी फतह है। ईरान जो मैक्सिमम कंसेशंस ले सकता था अमेरिका से वो उसने ले लिए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, लेबनान से विड्रॉल, सैंक्शंस का खात्मा, फ्रोजन एसेट्स जो है वो उसको रिलीज किए जाएंगे। ये वो मैक्सिमम कंसेशंस हैं जो ईरान ले सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ ले नहीं सकता, चाहे वो जितना भी अरसा जब वो जंग करता रहे। तो और उसमें फिर जो अमेरिकी फौज है उसका विड्रॉल भी शामिल है। तो ईरान के ये बहुत ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है और इस वक्त उसकी ये स्ट्रेटजी है, वो ये चाहता है कि ये एमओयू आगे बढ़े। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए मल्टीपल रीजंस हैं इस वक्त एक ब्रॉडर वॉर ना छेड़ने के लिए। गो के लिमिटेड जो आपको पता है क्लैशेस हो रहे हैं, बट अमेरिका के भी ये एक इंटरेस्ट के अंदर है कि वो एक ब्रॉडर वॉर ना छेड़े। और अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये झड़पें भी होती रहती हैं तो भी एक बड़ी जंग नहीं छिड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो ईरान पर हमले हैं वो कैलकुलेटेड अटैक्स हैं। आपने देखा होगा कि वो डीप इनसाइड ईरान में जाकर अटैक्स नहीं कर रहे, वो तेहरान पर बमबारी नहीं कर रहे। उनके जब भी हमले होते हैं वो कोस्ट लाइन के ऊपर होते हैं या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर जो जजीरे हैं उसके ऊपर होते हैं। जो ये कैलकुलेटेड एस्केलेशन है। सो ईरान का भी जो आगे से जवाब आता है वो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है, वो भी कोई ब्रॉडर रिस्पॉन्स नहीं है। और ईरान भी इसी तरह का जवाब देता रहेगा अगर ये बिलफर्ज क्लैशेस भी होते हैं अमेरिका और ईरान के। अमेरिका और ईरान के दरमियान बरह रास्त बड़ी जंग नहीं छिड़ेगी, क्योंकि दोनों का ये इंटरेस्ट है कि हम आपस में जंग ना करें। लेकिन जो असल मसला है वो दरमियान में इजराइल है और मसला है लेबनान। ईरान अमेरिका की ये थिंकिंग थी कि अगर हम ईरान को बहुत ज्यादा कंसेशन दे देंगे तो ईरान जो है लेबनान से बिल्कुल पीछे हट जाएगा। वो देखेगा कि यार हमें सैंक्शंस का रिलीफ मिल गया है, हमें पैसे मिल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हमारे पास आ गया है, चलो लेबनान के ऊपर जब वो कुछ ले दे करके इसको जरा गोलमोल कर देते हैं। लेकिन ईरान जो है वो लेबनान से पीछे नहीं हट रहा। तो वहां पर जो अमेरिका ने कमिट किया वो इजराइल को प्रेशराइज करने में नाकाम है। तो लेबनान एक ऐसा इशू बना हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान की बरह रास्त जंग बड़े लेवल के ऊपर छिड़ सकती है ड्यू टू इजरायली पॉलिसीज। वरना ये दोनों जो मर्जी क्लैशेस भी करते रहें, जो मर्जी बयानात भी देते रहें, ये एक दूसरे के खिलाफ बरह रास्त जंग नहीं करेंगे। बट इजराइल जो है वो प्रोवोकेशन इन लेबनान इनको आपस में जब वो जंग के दहाने पर जब वो ले आएगा। सो अब इसको ये दोनों मुल्क जब वो कैसे हैंडल करते हैं लेट्स सी। लेकिन उधर जो है वो गल्फ कंट्रीज वो इस वक्त जो है वो उनका रुझान जो है वो दूसरी वर्ल्ड पावर्स की तरफ होना शुरू हो गया है। आज जो बाइडेन इंतजामिया के दौर में एनएसए थे जैक सल्वन, अभी 2 साल पहले, तो जैक सल्वन ने यह कहा है कि गल्फ रियासतें इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के ऊपर सवालात उठाना शुरू हो गई हैं और वो क्वेश्चन करना शुरू हो गई हैं जो सारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो सारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है रीजन का, गल्फ रियासतों का। और ये सारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो अमेरिकन गारंटीज के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इनकी सारी जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका ने बिल्ड की है। अमेरिकन गारंटीज के ऊपर इनकी सिक्योरिटी जब खड़ी हुई है तो वो इस वक्त ये क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि हमें इससे हासिल क्या हो रहा है। जंगें वो हैं जो हमारे मुल्कों में फैल चुकी हैं, इकॉनमीज वो है जो हमारी मुतासर हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वो है जिससे हम गुजर नहीं सकते। तो भाई ये मॉडल जो है ये हमें फायदा क्या दे रहा है। तो आज जैक सल्वन ने यह कहा है कि ये मुल्क अब क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं अमेरिकन प्रेजेंस को और अमेरिकन सिक्योरिटी मॉडल को। और उसने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो फौरी तौर पर अमेरिका को छोड़ने जा रहे हैं, बट ये है कि वो अमेरिका से अब दूरी इख्तियार करने जा रहे हैं और जो दूसरी वर्ल्ड पावर्स हैं यानी टॉप ऑफ दैट चाइना, उसकी तरफ उनका झुकाव जब तय है। उनके साथ अब वो इत्तेहाद भी बनाएंगे, कॉपरेशन भी करेंगे और भी मुआहदे जो उनके साथ करेंगे। अमेरिका की जो एक्सक्लूसिविटी थी कि बस अमेरिका ही अमेरिका है, वही बताएगा कि इस रीजन में क्या होगा, उससे अब हम जब वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान नज़ीर जो सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा झटका अगर हम पिछले कई सालों में देखें तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बहुत बड़े बड़े इकदाम हुए हैं, लेकिन उसमें ये जो आज का झटका है ये वन ऑफ द बिगेस्ट झटका है। क्योंकि ये जो झटका है ये अमेरिका को उसके सबसे करीबी तरीन इत्तेहादियों से आ रहा है। ईरान और रशिया और चाइना और ब्रिक्स, ये सारे मुल्क न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या कर रहे हैं, वो तो उन्होंने करना ही करना है। लेकिन अमेरिका के इत्तेहादी अब इस मल्टीपोलैरिटी की तरफ अपना कदम जब वो बढ़ा चुके हैं और इसका रिवर्सल अब मुमकिन नहीं है, अब वापसी मुमकिन नहीं है। जापान एंड इंडिया अमेरिका के दो सबसे क्लोजेस्ट एलाय, करीबी तरीन इत्तेहादी, जिनकी इकॉनमी और सिक्योरिटी सारी जो है वो लिंक है अमेरिका के साथ। और इनकी फॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर है वो अमेरिका उसको जो है वो डोमिनेट करता है, ठीक है ना। इंडिया और जापान दोनों, जापान में तो अमेरिका की फौज जो है वो बैठी हुई है। तो
जापान और इंडिया ने फैसला कर लिया है, जिसके ऊपर वो बाकायदा फॉर्मली साइन करने जा रहे हैं, कि वो अब जो बाहमी ट्रेड है वो डॉलर के बगैर करेंगे और अपनी लोकल करेंसीज के अंदर करेंगे। डॉलर को वो उठाकर जब वो बहरे हिंद के अंदर फेंकने जा रहे हैं या कहीं पैसिफिक ओशन के अंदर जब वो फेंकने जा रहे हैं, डॉलर को माइनस करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना, रशिया और ईरान ने क्या करना है, वो तो करना ही करना है उन्होंने। इस वक्त चाइना और रशिया जब वो 100%, ऑलमोस्ट 99% जब वो डॉलर को माइनस कर चुके हैं अपनी बाहमी तिजारत के अंदर, वो अपनी करेंसीज के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 100% जो है डॉलर को माइनस कर दिया है। इसी तरह ईरान और चाइना, इसी तरह ईरान और रशिया और बाकी मुल्क जब वो इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने तो करना है। लेकिन अगर अमेरिका के इत्तेहादी, और ये बड़ी इकोनॉमीज है, देखिए 10-12 ही तो बड़ी इकोनॉमीज हैं, यानी जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, जर्मनी है, बर्तानिया है, फ्रांस है, तो चाइना ऑलरेडी चला गया, दूसरी बड़ी इकोनॉमी रशिया, ब्रिक्स। अगर इंडिया और जापान भी डॉलर को माइनस करने जा रहे हैं और यहां पर जो पेट्रो डॉलर है वो भी ऑन क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर डॉलर चलेगा किधर? और अमेरिकन इकोनॉमी तो सारी की सारी जब वो डॉलर पर खड़ी है। तो ये देखिए कि ये ट्रम्प साहब जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर आए हैं, अमूमन ऐसी ही शख्सियात होती हैं जो अपने एम्पायर के ताबूत में आखिरी कील ठोंकती हैं। सो ये एक्चुअली ट्रम्प कर रहा है। अमेरिका का जो डिक्लाइन था, जो कई पिछले सालों से हो रहा था, बट उसको जरा पर लगा दी है, उसको बहुत तेज कर दिया है ट्रम्प की पॉलिसीज ने। जो तिजारती जंग शुरू की ट्रम्प ने अपने ही एलायंस के ऊपर, देखें आप, अगर जापान को सिक्योरिटी देखें ना, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग हुई तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी और उनकी बेसिस पर सवालिया निशान उठ गया। तिजारती जंग हुई तो ये मुल्क जब ज़ेर अताब आए तो वो अमेरिका की या जो मिलिट्री पावर है वो भी एक्सपोज हो चुकी है, और जो इनका एक ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, वो तिजारती जंग ने बिल्कुल पास पास जब कर दिया है। देखें, अगर आप उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे सकते, अगर आपकी मिलिट्री सुपीरियरिटी अब बाकी नहीं रही, तो फिर ये मुल्क अब बिल्कुल आपके ताबे होकर कैसे रह सकते हैं? दो जो मेन चीजें थी वो तो जा चुकी हैं। आपने तिजारती जंग करके उनको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे कि अब किसी अपनी किसी कॉलोनियल कंट्री से जैसे जब वो खराज वसूल किया जाता है, ऐसे इन्होंने तिजारती डील्स वहां पर जाकर की। तुम्हारे पर इतने टैरिफ भी लगेंगे, लेकिन हमारी जो चीजें वहां पर आएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं होगा। फिर इतने $100 बिलियन तुम अमेरिका में इन्वेस्ट करोगे, फिर इतने $100 अरब का हमसे, इतने $100 अरब जब वो उसकी हमसे चीजें भी खरीदोगे अलग से, और हमसे तेल भी खरीदोगे, एनर्जी भी खरीदोगे। ये कोई डील तो नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट तो नहीं है। ये तो वो है जो कॉलोनियल पावर्स करती हैं। यानी जैसे बरतानिया अगर बड़े सगीर के अंदर कोई कुछ कर रहा है तो फिर उसको आप एग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे। तो ये उस वक्त भी हमने बात की थी कि ये ट्रेड डील्स जो हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन सस्टेनेबल तो छोड़ें, इस चीज़ ने और ईरान जंग में जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई है, उसने इतना ज्यादा इन मुल्कों को हर्ट किया है कि अब ये आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये कभी हो ही नहीं सकता था कि इंडिया और जापान डी डॉलराइजेशन की बात करें, ये हो ही नहीं सकता था। ये उन्होंने इस डॉलर के नीचे से जमीन खींच ली है। ये चाइना और रशिया और ईरान ने इतना बड़ा डंट नहीं डाला इस डी डॉलराइजेशन को, जितना आज जापान और आप समझ लें कि इत्तेहादी मुल्कों ने समझने डाल दिया, जिस तरह वो बढ़ रहे हैं। और फिर एक और चीज आप नोट करें, ईरान जंग के हवाले से एक चीज यह भी थी कि अमेरिका इस जंग में इसलिए भी नहीं आएगा कि उसको अपने इत्तेहादियों का एहसास है। जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मुल्कों ये डिपेंड करते हैं गल्फ के ऊपर। तो अगर यहां पर जंग छेड़ी जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा तो इन मुल्कों को जो एनर्जी सप्लाई है वो मुतासर होगी, इन मुल्कों की जो इकोनॉमीज है वो मुतासर होंगी। सो चूंकि अमेरिका अपने एलाइज के साथ कमिटेड है, उनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गारंटीज हैं, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं, उनको भी मद्देनजर रखेगा कि इस जंग के असरात उन पर क्या आएंगे। इस जंग में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को बिल्कुल नजरअंदाज किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग के असरात जापान पर क्या आए, फिलिपाइन पर क्या आए, ऑस्ट्रेलिया पर क्या आए, ठीक है ना, जर्मनी के ऊपर क्या आए, उसको ये बिल्कुल उसने इग्नोर किया। जिसकी फिर आप देखें कि जर्मनी से भी बहुत ज्यादा सख्त तनकीद आई कि उसने कहा ये सारा जिम्मेदार ही ट्रंप है, इतनी बड़ी खतरनाक और तबाहकुन जंग छेड़ने का। तो ये वो मल्टीपल चीजें हैं जिसने अब इन मुल्कों को मजबूर कर दिया है, और ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जब अहम तरीन कदम है। तो अगर अमेरिका जमीनी फौज की तरफ बढ़ रहा है, जमीनी अटैक करने की तरफ मिड टर्म इलेक्शंस के बाद, तो फिर ये समझ ले कि अमेरिका बहुत ज्यादा इस जंग के अंदर कंज्यूम होने जा रहा है, अपनी पावर को मजीद कंज्यूम करेगा। ही इज अ सुपर पावर, ही इज अ ग्रेट पावर, बट उसकी लिमिट्स हैं जो ईरान जंग में साबित हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया और जो चाइना के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने जनाब अली ये डिस्कस किया कि रीजन में स्टेबिलिटी कैसे लानी है, डी एस्केलेशन कैसे करनी है। ये सऊदी अरेबिया रीजन में अमन कैसे लाना है जाके चीन में डिस्कस कर रहे हैं।
आज ओबामा ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया ट्रंप को, वो भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। और चाइना के वजीर खारजा ने कहा कि सीज फायर जो है वो फ्रजाइल है, ये टूट सकता है और लड़ने से अच्छा है कि हम डायलॉग को आगे बढ़ाएं। ईरान ने यह कहा है कि हम इमीडिएट रिटेलिएशन करेंगे अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का जो अटैक होता है। और ईरान ने कहा है कि एमओयू सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ेगा जब अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को जब वो पूरा करेगा। अगर वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करता तो फिर हमारी तरफ से भी इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और ईरान ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी किया, किस पर? सीरिया के हवाले से। शाम जहां पर बैठा हुआ हुक्मरान जो कि दाइश का मेंबर है, अलकायदा का हिस्सा रहा है, एंड अगेन हम तो फिर भी ये कहते हैं कि वो जिसका भी हिस्सा रहा है अब वो शाम का हुक्मरान है, उसी को हुक्मरान बनना चाहिए। बाकी आगे इलेक्शंस हों, जो नई गवर्नमेंट्स आए, वी नीड स्टेबिलिटी देयर। हम ये नहीं चाहते कि वहां पर कोई और आ जाए, और नहीं, शाम को अमन की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। बट अगर वो आकर ये कहेगा कि ईरान हमारा कॉमन एनिमी है, इजराइल को कहेगा कि ईरान हमारा कॉमन एनिमी है और हिजबुल्लाह हमारा कॉमन एनिमी है, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो ईरान ने शाम पर जो हमले हो रहे हैं उसकी कंडेमनेशन की है। शाम पर हमलों की कंडेमनेशन, अल शरा ने एक कंडेमनेशन ना लेबनान पर की है, ना ईरान पर जंग की है, और ना अभी तक मैंने वेस्ट बैंक या गजा के हवाले से भी उसकी कोई बड़ी स्टेटमेंट जब नहीं देखी। तो ईरान ने कहा है कि ये वही ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और ये हमें डिवाइड करके एक एक को तबाह कर रहा है। तो उधर आप देखेंगे हमास ने कंडेम किया है शाम पर हमलों को, और ये अल शरा जो है वो ये कहता है कि रेजिस्टेंस का खात्मा और ये सारा कॉमन, ये हमारे कॉमन एनिमीज हैं। हमास ने भी कंडेम किया। अच्छा, आज नाज़रीन एक बड़ा दिन है ईरान के लिए। ईरान जो है ना वो एक बहुत ग्रेट नेशन है, और मजीद वो इस जंग के जरिए दुनिया के सामने आए हैं कि इतनी बड़ी सैंक्शंस, इतनी बड़ी जंग, दुनिया इस वक्त प्लैनेट की सबसे बड़ी एयरफोर्स वो उन पर हमलावर हुई, तमाम रिसोर्सेज, प्रोपेगेंडा, ये वो सारा कुछ हुआ। बट ईरानियन जो है वो उन्होंने स्टैंड किया और दिखाया कि सैंक्शंस के बावजूद पहली नेशन है जो सैंक्शन के बावजूद अमेरिका से लड़ी और सर्वाइव किए। लेकिन आज उन्होंने कुछ और करके दिखाया है और ये बताया है कि ईरानियन कौम जो वो अनस्टॉपेबल है, और अगर उन पर सैंक्शंस का खात्मा हो जाता है और फिर ईरान एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर, जिसके पास टेक्नोलॉजी अपनी होगी, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास जियोग्राफी है, वो एक ऐसी नेशन जब वो बनकर सामने आएंगे और उनको रोकना जब नामुमकिन है। इसलिए इजराइल जो है वो ईरान को तबाह करना चाहता है हर सूरत में, क्योंकि ईरान अगर है तो फिर ये एंटिटी, इसकी बदमाशी नहीं चल सकती। नाज़रीन, आज ईरान ने एक बड़ा साइंटिफिक वंडर किया है, बहुत बड़ा कारनामा जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नेशन जो अभी जंग में है और सैंक्शंस में, और वो ये कर सकती है, जहां पर इन्फ्लेशन 89% है। नाज़रीन, इस वक्त जो एडवांस एआई है उसमें मोस्ट एडवांस, द लेटेस्ट जो इस वक्त मॉडल आ रहा है वो बायो कंप्यूटिंग है, जिसमें इस वक्त जो लीड कर रहा है वो अमेरिका है। चाइना भी अभी इसमें कोई खातिर खा, यानी अमेरिका के करीब भी नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अमेरिका लीड कर रहा है, और बाकी उसके साथ जो 2-3 वेस्टर्न पावर्स हैं। बायो कंप्यूटिंग ये है कि जो एआई मॉडल्स हैं, यानी जो चिप्स हैं, और जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन के जो एआई मॉडल्स हैं, उसको अब रिप्लेस किया जा रहा है जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं उसके साथ। यानी जो लाइव ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उनको चिप्स के साथ जब लिंक किया जाता है, और फिर वो, यानी ये लेटेस्ट मॉडल इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। और ये तैयार करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जो रिवायती सिलिकॉन मॉडल है जो इस वक्त पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जो कि ज़ाहिर है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, बट उसमें एक बहुत मेजर मसला है, और जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो सारी एआई है वो इसी मॉडल के ऊपर खड़ी है, सिलिकॉन वाले के ऊपर, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मैसिव इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड वाटर चाहिए, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ सर्चेज जब वो हो रही हैं एआई से, हर कोई जब वो कुछ ना कुछ जब वो पूछ रहा है, कोई काम ले रहा है। आप जो एक क्वेश्चन पुट करते हैं एआई में, चैट जीपीटी में, आगे पीछे जेमिनी में, ये हर एक क्वेश्चन के लिए वाटर कंज्यूम होता है, जो पीछे सर्वर पड़े हुए हैं उनको कूल रखने के लिए। यानी हर क्वेश्चन जो आप पुट करेंगे उसके लिए ऑलमोस्ट वो 5 टेबल स्पून जो पानी है इतना कंज्यूम होता है। और आप देखें बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस रोज या और बाकी जो काम एआई से लिया जा रहा है, बिलियंस ऑफ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एआई के साथ जब हो रही हैं, तो कितना पानी दरकार होगा, और साथ ही उतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो चल तो रहा है इस वक्त दुनिया में, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है बायो कंप्यूटिंग से, जिसको ओआई कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, ओआई, जिसमें यह है कि रियल जो ह्यूमन ब्रेन है, इसके जो रियल न्यूरॉन्स हैं उनको तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में। और कहां से वो तैयार होते हैं? जो ह्यूमन स्किन है या ब्लड सैंपल्स हैं उसको लेकर वहां से वो न्यूरॉन्स जो हैं, जो कि बिल्कुल
लाइव मतलब वो रियल हैं, उनको उसके साथ चिप्स के साथ जब लिंक किया जाता है तो ये 1 मिलियन लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यानी जो ह्यूमन ब्रेन का पैटर्न है उसको आपने उसके साथ लिंक कर दिया, तो जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो आप देखें कि सबसे बड़ी एक ऐसी चीज है कि वो कितने ही कॉम्प्लेक्स मामलात में कितनी तेजी के साथ असेस कर रहा होता है, फिर उसको जब वो आगे से रिएक्शन फौरी उसका देता है। तो अब ह्यूमन ब्रेन्स को बकायदा जब इस्तेमाल किया जाएगा और ये 1 मिलियन टाइम लेस जो एनर्जी है वो कंज्यूम करेंगे। ये जो नया मॉडल है दुनिया में आ रहा है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। तो आज ईरान ने एआई की जो दुनिया है उसका जो बायो पार्ट है यानी ये न्यूरॉन्स वाला, इसमें ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया, जो कि यानी चाइना भी अभी उसमें लीड नहीं कर रहा है, वो इस पर काम कर रहे हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है बट वो लीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया के चंद नेशंस हैं। तो ईरान ने इसका जो बायो पार्ट है यानी वो न्यूरॉन्स वो बना लिए हैं लेबोरेटरी में, बहुत बड़े स्केल के ऊपर अब वो प्रोडक्शन करने के काबिल हो गए हैं। यानी ईरान के पास चिप्स बनाने की सलाहियत नहीं है। चिप्स बनाने की सलाहियत तो वैसे चाइना के पास भी फॉर्मली नहीं है। जो एडवांस तरीन चिप्स हैं जो आपके फोन्स में हैं, जो आपके कंप्यूटर्स में हैं, वो अमेरिका उसको लीड करता है, एनवीडिया या फिर ताइवान की जो कंपनी है वो उसको लीड करती है, और चाइना भी वहीं से खरीदता है, इन्हीं कंपनी से जो खरीदता है एनवीडिया से। तो ईरान के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चिप्स बना सके, बट उन चिप्स के अंदर जो उसका बायो पार्ट है जो कि एडवांस तरीन मतलब है वो बनाने में कामयाब हो गया। और ईरान अपना काम कैसे चला रहा है वो ये है कि वो चिप्स जो है ज़ाहिर उसको एडवांस तो नहीं मिलती बट वो इंपोर्ट करता है, कभी चाइनीज़ कंपनीज के ज़रिए, और वो यूरोप में अमेरिका में जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको बाय करता है, उनमें से चिप्स निकाल कर फिर डोमेस्टिकली उसमें कोई जोड़ तोड़ करके वो उससे अपना काम चला रहा है। ये जो शहीद ड्रोन्स हैं, बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनको भी इसी तरह से जो है वो ईरान चला रहा है अपना काम।